नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आज आप लोगों के लिए एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप समय से जो है वीडियो को देख लें और अपनी तैयारी को कर सकें। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बीपीएससी ट्री 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी से संबंधित ये महत्वपूर्ण जो है व्याकरण के टॉपिक है जिसको आपको देखना ज़रूरी है। और ये टॉपिक से बहुत ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलता है, चाहे आप हिंदी से संबंधित कोई भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं या फिर बीपीएससी का क्वालिफाई पेपर हिंदी है या फिर मेन पेपर हिंदी है, तो सभी के लिए जो है महत्वपूर्ण है। EMRS के VS का TGT PGT एग्ज़ाम होता है, उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, टॉपिक को अच्छा से देखिएगा, समझिएगा और अंत में जो है MCQ दिए जाएंगे 30, उसमें कितना आपका सही होता है कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि जब तक MCQ को आप नहीं देखते हैं तो पता नहीं चलता है कि प्रश्न कैसे पूछता है, क्या प्रश्न पूछ रहा है, तो ये देखना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं आज जो है हम लोग कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं टॉपिक यहाँ दिया हुआ है संधि। तो इस वीडियो में हम लोग संधि के बारे में विस्तार से जानेंगे कि संधि क्या है, संधि के कितने प्रकार हैं और कितने प्रकार हैं तो कौन कौन हैं, किस संधि के उप संधि हैं, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। साथ ही जो संधि से संबंधित MCQ है उसको भी देखेंगे कि कैसे प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप बीपीएससी ट्री 4.0 TGT PGT यानी 6 से लेकर 12 तक हिंदी के किसी भी वर्ग की तैयारी कर रहे हैं या फिर क्वालिफाई पेपर हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज हम लोग लेक्चर जो है 42वां देख रहे हैं। इससे पहले 41 लेक्चर करवा दिया गया है। 40 तक जो है हिंदी साहित्य है और 41 से जो है व्याकरण शुरू हुआ है। तो आज व्याकरण का दूसरा टॉपिक है संधि। इससे पहले वर्णमाला पढ़ा दी है, अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में खास ये है कि हम लोग जो है संधि को बारीकी से समझेंगे और इससे संबंधित MCQ को बनाएंगे। अगर आप बीपीएससी ट्री 4.0 का नोट्स 25 प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 72 61 81 53 07 पे 249 रुपया किसी भी माध्यम से पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। व्हाट्सएप कर दीजिएगा इस नंबर पे, तो इधर से आपको PDF भेज दिया जाएगा। और ए स्टेट के लिए आपको 199 रुपया इसी नंबर पे आपको सेंड करना है। तो संधि में कुछ चीज़ें जो है हम इसमें जोड़े हैं। तो आपको जो टॉपिक जो नोट्स दिए हैं उनको संधि दिया गया है, तो ये नहीं सोचिए कि आपको ये नहीं मिला है, क्योंकि ये जो कुछ चीज़ें जोड़े हैं तो हम सोच रहे हैं कि जो है व्याकरण का स्पेशल बीपीएससी का बुक बनाया जाए, तो इसीलिए जो घटाव किए हैं तो आगे जो है आपको दिया जाएगा वो सब चीज़, तो उसके लिए परेशान नहीं कीजिए। और जो प्रैक्टिस सेट हुआ है 29 और जो सेट चल रहा है तो उसका भी जो है यहाँ पे प्लेलिस्ट दिया हुआ है, आप नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। और जो सेट आज दिया गया है बनाने के लिए टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल पे, फेसबुक चैनल पे, कहीं से भी आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ से आप सेट बना लीजिएगा, तो हमें पता चलेगा कि आपका तैयारी किस लेवल पे चल रही है और बनाने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो इन सारी चीज़ों से जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। हिंदी जंक्शन हमेशा आपकी कामना चाहता है। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के टॉपिक को देखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं संधि। आज जो है हम लोग संधि को देखने वाले हैं। तो संधि से भी प्रश्न हर एक एग्जाम में 2-3 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो संधि को हम लोग देखेंगे। इससे पहले वर्णमाला करवाया गया था और आप लोगों ने देखा कितना अच्छा तरीका से मैंने बताने का प्रयास किया है। अगर कोई त्रुटि है तो उसे सुधारा जाएगा, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आपको बेहतर तरीका से बताया जाए। तो देखिए हम लोग अब संधि को देखेंगे। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द का
प्रारंभिक वर्ण का मेल होता है, जिससे एक नया सार्थक शब्द का निर्माण होता है। संधि के नियमों द्वारा मेरे वर्णों के पुनः मूल अवस्था में आने को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, अब बातें निकल के आई कि दो वर्ण जब आपस में जुड़ते हैं और उसमें जो विकार उत्पन्न होते हैं तो उसे संधि कहा जाता है। लेकिन वो जो विकार उत्पन्न होते हैं तो एक नए शब्द का निर्माण होता है, तो संधि हो जाता है। लेकिन उस शब्द को पुनः वर्ण में अगर कन्वर्ट कर देते हैं, यानी पुनः मूल शब्द में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। तो यहाँ तक स्पष्ट हो गया। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है देव जोड़ अंश यानी देवांश। तो देखिए देव जोड़ अंश विच्छेद है और देवांश जो है संधि है। देव जोड़ आर्य, यहाँ देखिए देवार्य हो गया, तो ये देखिए संधि और यहाँ देखिए विच्छेद हो गया। तो यहाँ देखिए विच्छेद था, यहाँ संधि हो गया। यहाँ भी देखिए जगत अम्बा, जगत परस अम्बा जगदम्बा, मनुयोग का मनः परस योग मनुयोग। तो संधि और संधि विच्छेद, यानी जब आपस में जुड़ जाए तो संधि और अलग हो जाए तो विच्छेद, और दोनों मिला के पूछ देता है संधि विच्छेद। तो इतनी बातें आपको ध्यान में आया। यानी आपको पूछ सकता है इनमें से संधि की परिभाषा क्या है, तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। इतनी बातें क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले चीज़ों को देखते हैं। अब देखिए हम लोग संधि के भेद को जानेंगे। तो वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। तो ये 3 संधि हैं, जैसा कि आप लोग बचपन से पढ़े हैं, और ये कोई नया टॉपिक नहीं है, इसको आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। तो अगर आप व्याकरण में देखे होंगे, व्याकरण आप खरीद लिए हैं तो देख रहे होंगे। अगर नहीं खरीदे हैं तो वीडियो में टैग किया गया है वासुदेव नंदन प्रसाद का, उसका दे सकते हैं, या फिर नोटिफिकेशन तक अगर रुकते हैं तो मेरा जो है खुद का व्याकरण लाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कहाँ तक संभव होता है। अब देखिए संधि के भेद है उसको डायग्राम से समझ सकते हैं। 3 के भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब देखिए सबसे पहले आता है स्वर संधि। तो स्वर संधि को हम जो है सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। स्वर संधि से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ स्वर संधि दिया हुआ है। 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं। अब यहाँ क्लियर हो गया कि आपस में अगर स्वर वर्ण मिलेंगे, आपस में अगर 11 जो स्वर वर्ण हैं, वर्णमाला पढ़ाया गया था, उसमें आपको बताया गया था कि स्वर वर्ण कौन है, व्यंजन वर्ण कौन है। तो आपस में अगर स्वर वर्ण जुटते हैं तो उसे स्वर संधि कहते हैं। और इसके 5 भेद हैं। तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, आयाधि संधि। यानी स्वर के 5 भेद हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यन स्वर संधि, आयाधि स्वर संधि। अब आपको यहाँ पूछ देगा कि स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो 5 भेद हैं। यहाँ तक स्पष्ट हो गया। अब हम लोग बारी बारी से सभी को देखेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न ज़्यादा फंसते हैं। तो सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि है, तो इसके बारे में जानते हैं। जब 2 सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, यदि आ ई उ और री, यानी ये सब के बाद वे ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए, तो दोनों मिलकर क्रमशः आ ई उ री हो जाते हैं। जैसे आ मिलकर के आ हो गया, आ और अ मिलकर के आ हो गया, ई छोटी मात्रा दोनों मिलकर के बड़ी हो गई, बड़ी मात्रा ई का छोटी मिलकर के बड़ी ई हो गई, उ मिलकर के बड़ी उ हो गई। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं। तो अन्न परस अभाव, तो अन्नाभाव यहाँ हो गया। अब देखिए यहाँ विद्या जोड़ अर्थी, विद्यार्थी हो गया। गिरि जोड़ इंद्र, गिरिंद्र हो गया। मही जोड़ इंद्र, महेंद्र। रघु जोड़ उत्तर, रघुत्तर। शिव जोड़ आर्य, शिवार्य। विद्या जोड़ आर्य, विद्यालय। गिरि जोड़ ईश, गिरीश। पृथ्वी जोड़ ईश, पृथ्वीश। गुरु जोड़ उर्मी, गुरमी। तो ये जो है दीर्घ स्वर संधि है। यानी दीर्घ स्वर संधि में एक ही नियम है कि जब आपस में स्वर्ण जाति का मिलन हो। अगर आप
वर्णमाला पढ़ें तो स्वर्ण यानी सजातीय और विजातीय आपको पढ़ाया गया होगा, तो वहाँ से ये चीज़ें देखने को मिला है। अब देखिए वधु जो उत्सव वधोत्सव, भू जो उधर बुधर। अब उसके बाद आता है गुण स्वर संधि। तो यदि अ और आ के बाद हर्षी या दुर्गी, हर्षु या दुर्गऊ या री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ अर हो जाते हैं। जैसे देखिए अ और ई मिलकर के ए हो गया, आ और ई मिलकर के ए हो गया, अ और उ मिलकर के ओ हो गया, आ और उ मिलकर के ओ, अ और री मिलकर के अर हो गया। अब देखिए इसी प्रकार यहाँ दे देव जोड़ इंद्र देवेंद्र, महा जोड़ इंद्र महेंद्र, चंद्र जोड़ उदय चंद्रोदय, महा जोड़ उत्सव महोत्सव, देव जोड़ ऋषि देवर्षि, देव जोड़ ईश देवेश, महा जोड़ ईश महेश, समुद्र जोड़ उर्मी समुद्रमी, गंगा जोड़ उर्मी गंगोर्मी, महा जोड़ ऋषि महर्षि। तो ये जो है गुण संधि के बारे में था कि अ आ ई उ और रे, ये सब जब आते हैं दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ अर हो जाते हैं। अब आगे हम जो बढ़ते हैं वृद्धि स्वर संधि को जानते हैं। देखिए इसको जब तक 2-3 बार चीज़ें को नहीं देखिएगा तब तक आपका सही से नहीं बनेगा। तो जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाए जाते हैं 4-5 बार बनाइए और क्लास को 2-3-4 बार देखिए तो चीज़ें जो है आपको स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए वृद्धि संधि है। तो यदि अ और आ के बाद ए और ए आए तो दोनों के स्थान में ए तथा ओ या औ आए, दोनों के स्थान में ए तथा ओ या औ आए तो दोनों के स्थान में अ हो जाता है। यानी कि अगर आ और आ के बाद ए आए तो ए या ए आए तो दोनों मिलकर ए हो जाता है, और ओ या औ आए तो दोनों मिलकर अ हो जाता है। जैसे अ और ए आया तो ए हो गया, आ और ए आया तो ए, अ और ओ आया तो ओ, अ और ओ आया तो औ। तो इस प्रकार अगर देखिएगा एक जोड़ एक एक, तथा जोड़ ऐब तथैब, परम जोड़ ओजस्वी परमोजस्वी, महा जोड़ ओजस्वी महोजस्वी, मत जोड़ ऐक मैतक्य, महा जोड़ ऐश्वर्य महेश्वर्य, परम जोड़ औषध परमौषध, महा जोड़ औषध महोषध। तो ये आप देख रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं यन संधि के बारे में जानते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है ई, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ और री, यानी ये जो है इसके बाद कोई भिन्न स्वर आए, यानी आए तो ई का ई, य ई और ई का जो है य हो जाएगा, उ और उ का व हो जाएगा और री का र हो जाएगा, यानी अंतअस्थ में बदल रहा है। आप देख रहे हैं कि जब दोनों ई रहेगा तो अंतअस्थ य हो जाएगा, दोनों उ रहेगा तो व हो जाएगा और री रहेगा तो र हो जाएगा। जैसे ई और आ मिलकर के य, बड़ी ई और आ मिलकर के य, उ और आ मिलकर के व, ए और उ और ए मिलकर के वे। जैसे यदि जोड़ अपि यद्यपि, नदी जोड़ अम्बी नदम्बु, सु जोड़ आगत स्वागत। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिक्स है। अनु जोड़ ऐसन अन्वेषण, इति जोड़ आदि इत्यादि, ऊपरी जोड़ उक्त उपर्युक्त, प्रति जोड़ एक प्रत्येक, अनु जोड़ इति अन्विति। तो ये था यन संधि के बारे में। अब हम लोग देखते हैं अयादि संधि के बारे में। तो अयादि संधि में कह रहा है कि यदि ए ओ और औ के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो ए का ए का आय, ओ का अब और औ का आब हो जाता है। जैसे ए और आ मिला तो ए, ओ और आ मिला तो अब, ए और आ मिला तो आय, औ और आ मिला तो आब। जैसे नय जोड़ अक नायक, पौ जोड़ अक पावक, ने जोड़ अन नयन, पो जोड़ अन पवन। तो ये था स्वर संधि। स्वर संधि के जो भेद थे पांचों, उसको मैंने आप लोगों को करवाया। अब जो है आगे हम लोग देखेंगे, तो आगे है व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि को हम लोग देखना है। अब
तो व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। यानी व्यंजन वर्ण रहेगा, जो व्यंजन वर्ण आपको बताया गया है 39, तो वो 39 अगर व्यंजन के साथ कोई स्वर का मेल हो या फिर व्यंजन का ही मेल हो, व्यंजन व्यंजन आपस में मिल जाए या व्यंजन स्वर आपस में मिल जाए, तो उसे क्या है, व्यंजन संधि कहा जाता है। जैसे वाक परस जार वाकजार, वाक परसमय वाङ्मय, जगत जोर आनंद जगदानंद, दिग जोर भर्म दिग्भर्म। दूसरा पहचाने का है कि अगर संधि विच्छेद कीजिएगा तो आधी मात्रा आ जाए, जैसे हरंत लगा हुआ रहे, तो मूलतः जो है व्यंजन संधि माना जाता है। इतना आपको स्पष्ट करना है कि सामान्यतः अगर संधि विच्छेद करने पे किसी में अगर हरंत की मात्रा आपको दिखाई दे, यानी आधा मात्रा दिखाई दे, तो वो जो है व्यंजन संधि आ जाते हैं। तो इतना आपको पता है। अब देखिए यहाँ नियम है जो कि PDF में नहीं था, यहाँ हम कुछ नियम दिए हैं। अगर विच्छेद कीजिएगा, संधि कीजिएगा, तो ये सारे नियम देखिए आपको वहाँ दिखाई देंगे। जैसे यदि क च ट त प के बाद पांचों वर्गों में से किसी के तृतीय चतुर्थ वर्ण या स्वर वर्ण की संधि हो, तो क च ट प अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे दिक जोरंबर दिगंबर, यहाँ देखिए क जो है ग में बदल रहा है, यानी तीसरा में बदल, वाक जोर इस वागिस, यहाँ देखिए दिक जोर भर्म दिग्भर्म, यहाँ तत् जोर रूप तद्रूप, त जो है द में बदल गया, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो है आपका नियम है। तो कुछ नियम यहाँ देखिए और दिए गए हैं। यदि क च ट प की किसी अनुनासिक वर्ण में संधि हो, तो ये अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाते हैं। जैसे वाक जोरमय वाङ्मय, दिक जोरनाग दिगनाग, षष्ठ जोरमास षष्ठमाग, जगत जोरनाथ जगन्नाथ, यानी देखिए पंचमा अक्षर में बदल रहे हैं, पंचम वर्ण में बदल, जैसे चित्त जोरमय चिन्मय, तो जो है पंचमा अक्षर में बदल रहा है। तो ये नियम है जो यहाँ समाहित किए गए हैं। तो पुस्तक अगर तैयार होगा तो उसमें जो है ये सारे चीज़ों को जो है ऐड किया गया है, ताकि आपका तैयारी कहीं से भी कमज़ोर ना पड़े। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और है। यदि त द के बाद र रहे तो त द र में बदल जाते हैं, और न के बाद र रहे तो न का अनुनासिक के साथ र हो जाता है। जैसे उत जो रास उदास हो गया, महान जो राम महाराब हो गया। आगे है, यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन वर्ण आए तो म का अनुस्वार या बाद वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण में हो जाता है। जैसे अहम जोरकार अहंकार, किम जोरचित किंचित, सम जोरगम संगम, पम जोरचम पंचम। तो यहाँ देखिए पंचम वर्ण में हो रहा है, यानी अनुस्वार के जो है, अनुस्वार आपको पता है पंचम वर्ण का जो है प्रतिनिधित्व करता है, तो अपने ही पंचम वर्ण में बदल रहा है। उसके बाद आगे कहता है कि यदि ह्रस्व स्वर के बाद छ हो तो संधि होने पर छ के पहले च जुड़ जाता है। जैसे परि जोड़ छेद परिच्छेद, बी जोड़ छेदन विच्छेदन, सारा जोड़ छादन सारा छादन, आ जोड़ छादन अछादन। तो ये जो है नियम है। एक नियम और है, यहाँ देखते हैं। यदि म के बाद कोई अंतःस्थ वर्ण या उष्म वर्ण हो तो म अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। जैसे सम जोड़ यम संयम, सम जोड़ युक्त संयुक्त, सम जोड़ वाद संवाद, स्वयं जोड़ वर स्वयंवर, सम जोड़ योग संयोग, सम जोड़ रग्न संरग्न, सम जोड़ सार संसार, सम जोड़ वत संवत। तो ये नियम चलता है जो यहाँ आपको दिया जा रहा है। तो कोई भी क्लास है 2-3 बार देखिएगा, PDF आपके पास रहेगा तो 2-4 बार और देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ कह रहा है, यदि त द के बाद यदि च और छ हो तो त द के स्थान पर च हो जाता है, ज झ हो तो ज हो जाता है, ट ठ हो तो ट हो जाता है, ड ढ हो तो ड हो जाता है। जैसे उत जोड़चारण उच्चारण, तत् जोड़िन तर्रिन, सरत जोड़चन सरचन, सत जोड़जन सज्जन, महत जोड़ छत्र महछत्र, विपद जोड़जार विपजार। तो ये जो है कुछ हैं, और यहाँ जो भी एग्जाम्पल दिए गए हैं कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ जी
र व मूर्धन्य स के बाद न हो और इनके बीच में चाहे स्वर कवर्ग पवर्ग अनुस्वार या य व ह हो तो न का न यानी तवर्गी ना का तवर्गी नार हो जाता है। जैसे भरन जोड़ अन भरन, पर जोड़ मान प्रमाण, त्रिस जोड़ ना तृष्णा, भृस जोड़ अन भूषण, रि जोड़ न ऋण। कुछ और है देख लेते हैं एक दो। किसी शब्द के अध यानी आगे स के पूर्व आ को छोड़ कोई स्वर आए तो स के स्थान में मूर्धन्य स हो जाता है। जैसे अभी जोड़ सेक अभिषेक, नि जोड़ सिद्ध निषिद्ध, वि जोड़ सम विषम, सु जोड़ सुप्ति सुसुप्ति। यदि वर्गों के अंतिम वर्गों को छोड़कर शेष वर्णों के बाद हा आए तो हा पूर्ण वर्ण के वर्ग का चतुर्थ वर्ण हो जाता है और हा के पूर्व वाला वर्ण अपने वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। जैसे उत जोड़ हरण उद्धरण, उत जोड़ हार उद्धार, वाक जोड़ हरि वाघरी, तत् जोड़ हित तद्धित। तो ये नियम था व्यंजन के जो आप लोगों के बीच मैंने प्रस्तुत किया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, विसर्ग संधि को देखते हैं। तो विसर्ग संधि का परिभाषा है कि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यानी इसमें विसर्ग की मात्रा रहेगा, अह की मात्रा रहेगा और उसके साथ स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण कुछ भी आ सकते हैं, लेकिन विसर्ग निश्चित ही रहेगा। तो वो क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। अगर आप नहीं पहचान रहे हैं तो उसका जो है संधि विच्छेद करके देखिए। अगर विसर्ग की मात्रा है तो विसर्ग संधि हो जाएगा। जैसे निह जोड़ चय निश्चय, निह जोड़ क्षर निश्चर, मनः जोड़ रथ मनोरथ, तेजह जोड़ मय तेजोमय। तो ये था। अब इसको हम लोग बारीकी से नियम को जानते हैं कैसे ये बदलता है। तो यदि विसर्ग के बाद च या छ हो तो विसर्ग का तदावी सा, ट या ठ हो तो विसर्ग का मूर्धन्य सा, त या थ हो तो विसर्ग का दंड सा हो जाता है। जैसे निह जोड़ चय निश्चय, चतुष जोड़ टय चतुष्टय, निह जोड़ तार निस्तार, निह जोड़ क्षर निश्चर, धनुष जोड़ टंकर धनुष टंकर, हरि जोड़ चंद्र हरिश्चंद्र। तो ये आप देख रहे हैं। अब दूसरा नियम कहता है यदि विसर्ग के पहले ई आ या ऊ हो और विसर्ग के बाद क ख प या फ हो तो विसर्ग का मूर्धन्य सा हो जाता है। जैसे निह जोड़ कपट निष्कपट, निह जोड़ कारण निष्कारण, निह जोड़ फल निष्फल, दुह जोड़ कर्म दुष्कर्म, निह जोड़ पाप निष्पाप, दुह जोड़ कर यहाँ थोड़ा सा टाइप दुह जोड़ कर दुष्कर। तो ये नियम था दूसरा। अब देखिए तीसरा नियम है कि यदि विसर्ग के पहले आ हो और विसर्ग के बाद क ख प फ हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रह जाता है। जैसे प्रातः परस्कार प्रातःकार, पयः जोड़ पान पयःपान। उसके बाद आगे है यदि ई और ऊ के बाद विसर्ग हो और उसके बाद र आए तो ई और ऊ दीर्घ ई में और ऊ दीर्घ ई और ऊ में बदल जाते हैं और विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे निह जोड़ रव नीरव, निह जोड़ रोग निरोग, दुह जोड़ राज दुराज, निह जोड़ रस निरस। तो ये नियम चलते हैं जो यहाँ समाहित किया गया है। आगे कह रहा है कि यदि विसर्ग के पूर्व आ हो और बाद में कोई स्वर हो तो संधि होने पर विसर्ग लुप्त हो जाता है। जैसे अतः जो रेव अतएव, निह जो रोग निरोग। आगे देखते हैं यदि विसर्ग के पहले आ हो और विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम या व ह हो तो विसर्ग का ऊ हो जाता है और यह ऊ पूर्ववर्ती आ से मिलकर ओ हो जाता है। जैसे मनः जो रथ मनोरथ, पयः जोड़ धर पयोधर, पया जोड़ दा पयोद, वयः जोड़ भेद वयोवृद्ध, मनः जोड़ विकार मनोविकार, मनः जोड़ भाव मनोभाव, मनः जोड़ हर मनोहर, यशा जोड़ दा यशोदा, मनः जोड़ योग मनोयोग, यशा जोड़ धरा यशोधरा। तो ये नियम था। आज दो चार नियम है उसको हम लोग देख लेते हैं। यदि विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का चतुर्थी तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण हो तो य र व ह हो तो विसर्ग के स्थान पर अधर हो जाता है। जैसे निह जोड़ आशा
निराशा, निह जोड़ उपाय निरुपाय, निह जोड़ भर निर्भर, दुह जोड़ गंध दुर्गंध, दुह जोड़ आत्मा दुरात्मा, निह जोड़ आधार निराधार। तो ये नियम जो है कुछ कुछ देख करके माना गया है और कुछ शब्द इससे अपवाद भी रहते हैं, ये आपको जानना जरूरी है। यदि विसर्ग के पहले आ हो और विसर्ग के बाद किसी वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण तराबिसा मूर्धनसा और दंडसा को छोड़कर कोई अन्य वर्ण हो तो विसर्ग का धरा हो जाता है। जैसे पुनः जो जन पुनर्जन, अंतः जो गत अंतर्गत, अंतः जो धान अंतर्धान, अंतः जो ज्ञान अंतर्ज्ञान, पुनः जो आगमन पुनरागमन। तो ये नियम चलता है। दो और है, इसको देख लेते हैं। यदि विसर्ग के आगे पीछे अ हो तो अ का और विसर्ग मिलकर ओ हो जाता है और बाद वाले आ का रूप होकर उसके स्थान पर रूपताकार यानी ये वाला चिन्ह लग जाता है। जैसे प्रथमः जो अध्याय प्रथमोध्याय, मनः जो अभिरासित, थोड़ा सा टाइपिंग में, अभिरासित मनोभिरासित, यशा जो अभिरासी यशोभिरासी। यदि विसर्ग के बाद तराबिसा मूर्धन्य या दंड सा हो तो विसर्ग जैसा का तैसा रह जाता है। जैसे दो जोड़ शासन दो शासन, निह जोड़ सार निस्सार। तो ये नियम था विसर्ग संधि का। तो यानी जब स्वरों का आपस में मिलन हो तो स्वर संधि, अगर स्वर व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मिश्रण हो तो व्यंजन संधि, और अगर विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन संधि कोई भी आए तो वो हो जाता है विसर्ग संधि। आप समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं इससे संबंधित जो एमसीक्यू है उसको देखते हैं। यहाँ देखिए पहला एमसीक्यू है, मदोन्मत्त का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो मदोन्मत्त का जो सही संधि विच्छेद है वो आपको बताना है। तो इसको देखिए, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका जो सही हो जाएगा मदोन्मत्त यानी मद जो उन्मत्त, विकल्प ग सही हो जाएगा। यहाँ जो भी प्रश्न एमसीक्यू करवाया जा रहा है, कहीं ना कहीं पूछा हुआ प्रश्न है, वही आपको करवाया जा रहा है, तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से देखिएगा। और बीपीएससी जो TRE 1, 2, 3 में पूछा गया है वो प्रश्नों को भी इसमें समाहित किया गया है। तो इसको देखिए और समझिए कि कैसे इसका बनेगा। विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो विसर्ग संधि का उदाहरण क्या है, उत जोड़ रास उदास, ये तो व्यंजन संधि है। अहम जोड़ कार अहंकार, ये भी व्यंजन है। दुह जोड़ कर दुष्कर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे जो बढ़ते हैं, आवश्यक में संधि है। तो कौन सा संधि है, तो आवश्यक में जो संधि है वो अति जोड़ आवश्यक यानी यन संधि यहाँ हो जाएगा। अगर यन संधि का नियम जो है ऊपर में पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नवोढ़ा का सही संधि विच्छेद क्या है। तो नवोढ़ा का जो सही संधि नवजोड़ ऊढ़ा यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। तो देखिए ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो यहाँ दिया गया है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं, आपको बताया गया है, विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उद्धरण शब्द में संधि है। तो कौन सा संधि है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। तो उद्धरण, तो उद्धरण यानी व्यंजन संधि हो जाएगा, विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उपर्युक्त में कौन सा संधि है। तो उपर्युक्त में जो संधि हो जाएगा वो यन संधि हो जाएगा, ऊपर में पढ़िएगा तो पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रत्येक का सही संधि विच्छेद है। तो प्रत्येक का हो जाएगा प्रति जोड़ एक, आपको पता है, विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में यन संधि का उदाहरण है। तो यन संधि का उदाहरण कौन सा है आपको बताना है। तो यद्यपि, प्रत्येक और इत्यादि तीनों जो है यन संधि का उदाहरण है, तो विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि एमसीक्यू महत्वपूर्ण होता है। महोत्सव में कौन सा स्वर संधि है। तो महोत्सव में जो है गुण स्वर संधि है, महाजोड़ उत्सव महोत्सव में गुण स्वर संधि है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से गुण संधि का उदाहरण कौन सा है। तो गुण संधि का उदाहरण कौन सा है आपको बताना है। तो महाजोड़ उत्सव महोत्सव गुण संधि है। तो यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे देखिए पूछा गया है, अ और आ के बाद ए हो तो ए, और आ के बाद ओ हो तो अ हो जाते हैं। तो ये होगा, तो क्या होगा आपको बताना है। तो ये परिवर्तन किस संधि में होता है। तो ये जो परिवर्तन होता है
ये वृद्धि संधि में परिवर्तन होता है। नियम ऊपर में पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दो अक्षरों के मिलने से तीसरे शब्द की रचना होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो कहा जाता है, दो अक्षर आपस में मिलते हैं, तीसरे शब्द का निर्माण होता है, उसे संधि कहते हैं। विकल्प ख सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सी संधि की परिभाषा है? तो देखिए संधि की परिभाषा आपको पता गया था, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो। तो संधि में दो शब्दों के मेल होते हैं, गलत हो गया। दो पदों के होते हैं, गलत हो गया। दो वाक्यों के मेल होते हैं, गलत होता है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, विकल्प ग हो जाएगा, क्योंकि संधि में दो वर्णों का मेल होता है, उससे जो विकार उत्पन्न होता है। तो विकल्प अंग सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। गणेश में कौन सी संधि है? तो गणेश में जो संधि है वो आपको बताना है, तो स्वर संधि हो जाएगा। विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पराधीन का सही संधि विच्छेद है। तो पराधीन का सही संधि विच्छेद क्या है आपको बताना है। तो पर जोड़ आधीन, पर जोड़ अधीन, पराधीन, विकल्प ग सही हो जाएगा। तो इसी तरीका से प्रश्न पूछा जाता है जो आप यहाँ देख रहे हैं। तो आपको कोई भी टॉपिक है 3-4 बार अच्छे से देखना है। अगर नोट्स है तो फिर उसको रिवीजन करते रहना है बीच बीच में, तो आपका जो है सही होने लगेगा। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन गलत है? तो गलत वाले कथन को छांटना है। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है संधि कहते हैं, बिल्कुल सही है। विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग कहते हैं, बिल्कुल सही है। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं, बिल्कुल सही है। तो तीनों के तीनों सही है और इसमें गलत पूछ रहा है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी विकल्प अंग सही हो जाएगा। अक्षौहिणी का सही संधि विच्छेद क्या है? अक्षौहिणी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो अच्छा जोड़ हिनी, अक्षौहिणी, विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देव जोड़ इंद्र देवेंद्र में कौन सी संधि है? देव जोड़ इंद्र देवेंद्र में कौन सी संधि है? तो आपको बताया गया था कि गुण संधि में है, यानी अ क और ई का जो है अ और ई है और ए का निर्माण कर रहा है, तो विकल्प ग सही हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। वांग्मय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो वांग्मय का जो सही संधि विच्छेद वाक्य जोड़मय वांग्मय, विकल्प जो क है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चयन का संधि विच्छेद होगा। तो चयन का संधि विच्छेद क्या होगा आपको बताना है। तो चे जोड़ अन, चयन, विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। परि जोड़ छेद परिच्छेद में कौन सी संधि है? तो देखिए इसमें मात्रा है, जो आप देखिएगा तो पता चलेगा। ई और क्या है, ऐ मिल रहा है। अब दोनों का क्या अर्थ दे रहा है ये आपको देखना है। तो ये जो है व्यंजन संधि में है सबसे पहले, तो विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। यशोदा का संधि विच्छेद होगा। तो आपको बताया गया था यशा जोड़ द यशोदा, विकल्प जो ख है सही हो जाएगा। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। व्यायाम शब्द में कौन सी संधि है? व्यायाम शब्द में थोड़ा सा टाइमिंग मिस्टेक है। व्यायाम शब्द में कौन सा संधि है आपको बताना है। तो व्यायाम में जो संधि है वो यन संधि हो जाएगा, विकल्प ख सही हो जाएगा। स्वर संधि शब्द का चयन कीजिए, यानी स्वर संधि कौन है वो आपको चुनना है। तो देखिए स्वर संधि अगर देखिएगा तो जगत जोड़ी सत्य जोजन ये दोनों है व्यंजन संधि, लेकिन पर जोड़ उपकार पर उपकार, यानी विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विसर्ग संधि शब्द का चयन कीजिए। तो विसर्ग संधि का जो है चयन कीजिए, तो विकल्प इसका जो है ग सही हो जाएगा। नमः जो रस्ते नमस्ते। आगे बढ़ते हैं। दयानंद का संधि विच्छेद होगा। तो दयानंद का संधि विच्छेद आपको पता है क्या हो जाएगा, दयानंद का सही संधि विच्छेद। तो दय जोड़ आनंद, यानी विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा।
यहाँ देखिए 27वां भी दयानंद, ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है, तो इसको सुधार दिया जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है थोड़ा सा, तो इसको सुधारा जाएगा। तो इसका जो सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आपको बताना है। सॉरी, दया जो नहीं, दया जो आनंद, दयानंद हो जाएगा विकल्प ख इसका जो है। ये गलत है, दय जो आनंद दयानंद हो जाएगा, यानी विकल्प ग इसका सही होगा। जो ऊपर में बताया गया था 27 का, ये जो है 28 होना चाहिए। ये क्वेश्चन जो है गलत है, तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ लाया जाएगा। तो अब आगे देखिए, नरेंद्र का संधि विच्छेद है, तो नरेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या है आपको बताना है। तो नरेंद्र का हो जाएगा नर जोड़ इंद्र, नरेंद्र, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है जो आप देख रहे हैं, निम्न में कौन व्यंजन संधि नहीं है। तो व्यंजन संधि आपको देखना है कि कौन सा नहीं है। तो सज्जन, अन्न आवश्यक, स्वयंवर, तीनों जो है व्यंजन संधि है, और इसमें नहीं पूछ रहा है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी विकल्प अंग सही हो जाएगा। तो ये जो 29 प्रश्न है, यानी 28वां 27वां जो प्रश्न एक ही है, लेकिन उसको भी अगर जोड़ दिया जाए तो 30 प्रश्न में आपका कितना सही हुआ है कमेंट करके बताइएगा। और 27वां 28वां जो प्रश्न है एक है, दयानंद था, तो दय जोड़ आनंद, दय जोड़ आनंद दयानंद हो जाएगा, यानी विकल्प वहाँ पे जो दय जोड़ आनंद है वो बड़ा सही है, तो आप देख लीजिएगा। बाकी संधि के बारे में आप लोगों को विस्तार से बताया है, और थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक रह जाता है तो उसको दूर कर दिया जाएगा। तो हमें लगता है कि ये आपकी तैयारी में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। तो इसी तरह जो है व्याकरण के टॉपिक आपको एक एक टॉपिक करके बताते चले जाएंगे, और MCQ भी उसका रहेगा। तो इतना MCQ कर दीजिएगा तो 1-2 प्रश्न आपको कहीं ना कहीं फंसते हुए दिखाई देंगे, और जो इसमें और समाहित करना है चीज़ें वो समाहित कर दिया जाएगा। तो आप लोग जो है मेरे चैनल हिंदी जंक्शन चैनल पे बने रहिए, अपनी तैयारी को करते रहिए। अगर आप BPSC 4.0 का नोट्स और प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर पे, यानी 72 61 81 53 07, इस पे जो है 249 रुपया किसी भी माध्यम से गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम पेमेंट कर दीजिए। उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, तो इधर से PDF आपको भेज दिया जाएगा। अगर स्टेट के चाहते हैं तो 199 रुपया इसी नंबर पे भेज करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, तो इधर से PDF भेज दिया जाएगा। तो इन सारे चीज़ों से जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगर मेरा नोट्स और प्रैक्टिस सेट रखते हैं तो अलग से कोई भी पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं है। तो हिंदी जंक्शन चैनल से 4000 प्लस बच्चों ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है, आगे आप भी कर सकते हैं। मेरे साथ इतना देर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे एक नए वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।